नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार प्रहलाद तेली ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं हरियाणा सरकार में मंत्री रहे रणदीप सुरजेवाला रविवार को राजस्व मंत्री रामलाल जाट के पुत्र के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए भीलवाड़ा आए। इस दौरान उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। इस पत्रकार वार्ता को हम ज्यों का त्यों आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, वैसे तो आज एक खुशी के मौके पर हमारे भाई साथी कांग्रेस के सबसे अग्रणी राजस्थान के किसान नेता रामलाल जाट जी के पारिवारिक फंक्शन में परिवार के एक सदस्य के तौर पर शामिल होने का मुझे भी सब साथियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एक बार फिर मैं तो नव दंपति को आपके माध्यम से भी शुभकामनाएं दूंगा। आज इस विशेष पत्रकार वार्ता का एक लक्ष्य और भी है, और वो है देश की यथास्थिति को और किस प्रकार राजस्थान और आम जनमानस, किसान, गरीब, मजदूर, दुकानदार, व्यवसायी उनसे क्या खिलवाड़ कर रही है उस पर चर्चा करने का। मोदी और महंगाई दोनों हिंदुस्तान के लिए हानिकारक हैं। मोदी है तो महंगाई है, मोदी ही महंगाई है, और मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए हानिकारक हैं। ये तीनों बातें सही हैं। अलग अलग साथियों ने इसे अलग अलग तरीके से कहा है। 2014 में जब श्रीमती सोनिया गांधी और सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में चलती थी, और हमने 2014 के बाद अब 7 साल से भाजपा सरकार है, इन 7 सालों में देश और प्रदेश की जनता की कमर तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। 410 रुपये का गैस सिलेंडर मोदी जी ने कहा सब्सिडी छोड़ दो, मुझे उज्ज्वला बहनों को यह सिलेंडर देना है। बहुत सारे साथियों ने 3-4 करोड़ हिंदुस्तानियों ने सब्सिडी छोड़ दी। अब वही उज्ज्वला सिलेंडर 410 रुपये की बजाय 1000 रुपया का हो गया 7 साल के बाद। मोदी जी ये कहा करते थे नौजवानों को कि पकोड़े तलिए, क्योंकि ये भी एक रोजगार है। अब पकोड़े तलने वाला जो गैस का सिलेंडर है कमर्शियल, वो 2200 रुपए का हो गया, तो पकोड़े तलना भी असंभव हो गया। जिस नमक की सौगंध खा के सत्ता ली थी वो 10 और 11 रुपए किलो था 2014 में, आज 22 रुपए किलो तो वो नमक हो गया। चाय पीना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि चाय भी 150 रुपया किलो तक चली गई है, और ब्रांडेड चाय और ज्यादा महंगी। पेट्रोल और डीजल, जिससे भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक कृषि क्षेत्र का ये अनूठा मिश्रण है, जिससे ये सारा देश प्रदेश चलता है। जब $108 प्रति बैरल कच्चा तेल था, तो इस देश में कांग्रेस के समय में डीजल की कीमत 56 रुपया लीटर थी औसत, और पेट्रोल की कीमत 70 रुपया लीटर थी। आज के दिन कच्चा तेल लगभग $72-73 प्रति बैरल है, और पिछले अगर 6-7 साल की औसत निकालें तो वो $45 आती है प्रति बैरल। इसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल दोनों कहीं 100 पार कर गया है देश में, और कहीं 100 रुपया लीटर के नजदीक है। कारण कई बार राजस्थान सरकार पर इल्जाम लगा देते हैं, कभी पंजाब पर इल्जाम लगा देते हैं, कभी किसी प्रांत पर मोदी जी ये नहीं बताते कि डीजल पर जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो केंद्रीय एक्साइज 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर था। 10 रुपया लीटर अब कम किया है चुनाव हारने के बाद हिमाचल प्रदेश इत्यादि का। उसके बावजूद भी डीजल पर केंद्रीय एक्साइज 22 रुपया लीटर है। 7 साल पहले 3 रुपया 56 पैसे लीटर, 7 साल में 32 रुपया लीटर, और अब कम होकर भी 22 रुपया लीटर।
पेट्रोल पर केंद्रीय एक्साइज 9 रुपया 20 पैसे लीटर था जब हमने सरकार छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने। आज भी 5 रुपया कम करने के बाद वो 28 रुपया लीटर है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अकेले डीजल पेट्रोल से 24 लाख करोड़ रुपया 7 साल में कमाया है, और यह सब देश की जनता की जेब काट कर लिया गया पैसा है। आप सब्जियों की बात कर लीजिए, दाल की बात कर लीजिए, राजमा 160 से 170 रुपया किलो, मसर की दाल, अरहर की दाल 100 से 120 रुपया किलो, छोले चने वो भी 110, 120 रुपया, 130 रुपया कहीं कहीं किलो। अब तो टमाटर भी टर करता है और छौंक लगाने से आम आदमी डरता है, क्योंकि वो भी 100 रुपया किलो के नजदीक पहुंच गया। तो आम आदमी जिए तो कैसे जिए? सुबह से उठकर शाम तक जीना दूभर हो गया। और भीलवाड़ा इसलिए बना कि कांग्रेस की सरकार ने इस इलाके के अंदर बार बार सब्सिडी देकर पूरे हिंदुस्तान के उद्योग को हम यहां लेकर आए, और इसीलिए ये सबसे तरक्की पसंद इलाका है। पर पहले नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को, लघु उद्योगों को चोट मारी गई, छोटे छोटे उद्योगों को चोट मारी गई। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी लगाकर चोट मारी गई। लॉकडाउन में यहां तो यूपी के बहुत सारे भाई काम करते हैं, बिहार के भाई काम करते हैं। लॉकडाउन के अंदर मजदूरों के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा, और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो अब गर्त में चली गई है। परंतु देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और आम जनमानस की आय बढ़ाने के लिए कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं। तो इसीलिए वो तीनों सेंटेंस जिन पे मैंने शुरू किया था, तीनों वाक्य, कि मोदी है तो महंगाई है, मोदी ही महंगाई है, और मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए हानिकारक हैं, ये कटु सत्य बन गया है। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने लगातार ये उपचुनाव हारे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री जी ने लगभग अपना क्षेत्र हार लिया, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं। 22 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, 1 लोकसभा, 3 विधानसभा पर कुल 22 विधानसभा बनती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी। हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी हारी। अन्य प्रांतों में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां भी कांग्रेस जीती, भाजपा हारी। उसके बाद थोड़ी सी समझ तो आई, पर अभी पूरी समझ नहीं आई है। 5 राज्यों के चुनाव में हमारा ये मानना है कि अगर देश की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगी तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, वरना जनता की जेब काटकर महंगाई से जनता की कमर तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है, और ये सबसे लोक विरोधी कार्य है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। मैंने ईडी और सीबीआई के 2 नाम दिए हुए हैं। ईडी का मतलब है इलेक्शन डिपार्टमेंट। आपको याद होगा मैं पिछले ये 1 साल से उनकी डेफिनेशन दे रखी है। और सीबीआई का मतलब है कैप्टिव ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल डिपार्टमेंट हैं। जैसे हमारा युवा कांग्रेस एनएसयूआई है ना, ऐसे ही बीजेपी, मोदी जी के 2 डिपार्टमेंट हैं बीजेपी के। एक ईडी का नाम, उसका नाम है, एक उनका नाम सीबीआई है। जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां ईडी होगी, जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां सीबीआई। कटारिया साहब वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम तो उनका व्यक्तिगत तौर से आदर करते हैं, बुजुर्ग हैं। दुर्भाग्य से उन्हें अपना स्थान नहीं मिल रहा राजस्थान में, छटपटाते रहते हैं, क्योंकि एक और आदरणीय नेता जो हैं वो उन्हें परेशान करते रहते हैं या वो उन्हें परेशान करती रहती हैं। मुझे नहीं पता कौन किसे करता है, बीजेपी बेहतर बता सकती है। इसलिए वो कभी कभी अपना जो राजनीतिक संतुलन के लिए वो जाने जाते हैं, पर वो भावावेश में वो राजनीतिक संतुलन खो बैठते हैं। आप मुझे बताइए, ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी को भी हिंदू बताने से इनकार करते हैं, क्योंकि इनका हिंदुत्व गोडसे का है। हिंदू धर्म सहिष्णुता है, हिंदू धर्म तो प्रेम है, हिंदू धर्म तो भाईचारा है, इसीलिए हम सनातन हैं। हिंदू धर्म अकेला शायद ऐसी संस्कृति है जो ये कहती है कि दूसरे के धर्म का आदर करो।
ये कहां लिखा है? हमारे किसी उपनिषद में, हमारे वेद में? मैं तो खुद भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि से आता हूं, कुरुक्षेत्र से, श्रीमद् भगवद गीता में या किसी और हमारे ग्रंथ में, रामचरितमानस में, कि आप दूसरे धर्म के लोगों को मारो, उन्हें गाली दो, किसी गरीब की प्रताड़ना करो, SC ST OBC का शोषण करो, किसान को फांसी का फंदा चूमने पर मजबूर कर दो, ये कहीं नहीं लिखा। परंतु उनका चरित्र, भाजपा का और RSS का, वो हिंसा पर आधारित है और हिंदू धर्म प्रेम पर आधारित है। शायद उन्हें ये बात समझने में अभी कई सदी और लगेंगी। इसलिए विपक्ष के नेता का कोई कसूर नहीं, ये उनकी ट्रेनिंग का कसूर है। ओवैसी भी कह रहे थे ऐसा है साहब, एक वो कहावत है हरियाणा की, राजस्थान की, छाछ तो बोले सो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। अब ओवैसी भी ज्ञान देगा, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। आप मुझे बताइए, मैंने एक दिन ओवैसी साहब से पूछा, आज ETV के माध्यम से और बाकी साथियों के माध्यम से कहूंगा, जिस प्रांत से ओवैसी जी आते हैं, जो अब तेलंगाना कहलाने लगा है, ज्वाइंट आंध्र प्रदेश, वहां तो वो 7 विधानसभा लड़ते हैं, यूपी में वो 300 लड़ते हैं। ऐसी पार्टी भी कोई आपने देखी? जो जहां का रहने वाला हो वहां तो वो 7 लड़े 200 में से, और जब वहां से बाहर जाए तो 300 सीट लड़े। पैसे कहां से आते हैं साहब? ओवैसी जी पैसे कहां से आ रहे हैं? और फिर पूरे हिंदुस्तान में जाकर लड़े। 7 पार्टियों वाली पार्टी, 7 सीटों वाली पार्टी, और 7 में से जीतता है 2-3, तो 2 या 3 MLA वाली पार्टी के पास इतने संसाधन कहां से आ गए? और एक बात बताओ, मोदी जी के खिलाफ तो कोई 2 लाइन बोले तो ED इनकम टैक्स पहुंच जाते हैं। ओवैसी के घर गया है कभी ED या इनकम टैक्स वाला? देखा आपने? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी एक दूसरे के पूरक हैं। मुसलमान भाइयों को हिंसा सिखाने का काम, भड़काने का काम, उपद्रव सिखाने का काम ओवैसी का है। हिंदू धर्म की, प्रेम की परिभाषा को तोड़ने का काम नफरत में और बंटवारे में वो बीजेपी का है। इसलिए वो एक दूसरे के पूरक है। ये एक ही थैली के 2 चट्टे बट्टे हैं। सर, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के बीच आने वाले चुनाव को लेकर मैं अमरिंदर सिंह जी का व्यक्तिगत तौर से तो बहुत सम्मान करता हूं। वो मेरे पिता के मित्र रहे हैं, मेरे पिता अब नहीं रहे, इसलिए उस रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं। पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के चरित्र को जरूर दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की विचारधारा में शून्यता का परिचायक अवश्य है। आप मुझे बताइए, अगर रामलाल जी या रणदीप कल ये कहना शुरू कर दें कि जब तक हमें कांग्रेस MLA की टिकट देगी तब तक तो मैं कांग्रेस में हूं, वरना मैं अमुक पार्टी में हूं। जिस व्यक्ति को श्रीमती सोनिया गांधी ने 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाकर सम्मान दिया, 2 बार पंजाब का मुख्यमंत्री बना, आज जब आपके खिलाफ 100 में से 100 विधायक आपके खिलाफ है, तो स्वाभाविक है कि आपको अगली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। क्या मैं या रामलाल जी ये कह सकते हैं कि हम पूरी उम्र, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम ही रहेंगे, दूसरे व्यक्ति को मौका नहीं देंगे? राजनीति एक इवॉल्विंग, मैं हमेशा कहता हूं, एवोल्यूशनरी प्रक्रिया है। इसमें नए नेतृत्व को मौका देना पार्टी के शीर्षतम नेतृत्व का धर्म है, कर्तव्य है। अमरिंदर सिंह जी ने लंबे समय तक शासन किया कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर। हमारी शुभकामनाएं उनको हैं, लंबी आयु की, अच्छे स्वस्थ रहने की। पर राजनीति में विचारधारा और मूल्यों का अगर कोई स्थान है तो ये हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, और जो व्यक्ति उनसे जुड़ेगा उसे भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, आप हर बार कांग्रेस को देखिए, ये अकेली ऐसी पार्टी है जहां तजर्बा और तरुणाई दोनों का स्थान है। मोदी जी की तरह हम अपने बुजुर्गों को और गुरुओं को घर से बाहर निकालकर काल कोठड़ी में सजा नहीं देते,
जैसा मोदी जी ने दी। आप मुझे बताइए, हम मोदी जी मुझसे उम्र में बड़े हैं, हम सम्मान करते हैं, मोदी जी किसके प्रोडक्ट हैं? मोदी जी को राजनीति में मोदी बनाया किसने? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने। वो दोनों आज राजनीतिक काल कोठड़ी में बेड़ियों में बंधे बैठे हैं। माफ कीजिए, कांग्रेस ये कभी नहीं करेगी। कांग्रेस नए बच्चों को, नए साथियों को, नए युवाओं को मौका देगी, पर हम ये मानते हैं, आप सबसे वरिष्ठ पत्रकार यहां बैठे हैं, माफ कीजिए, अगर मैं और आप इनका तिरस्कार आज शुरू कर देंगे तो कल हम हमारे मां बाप का तिरस्कार भी करेंगे। मैं अगर आज बाबूजी यहां बैठे हैं, इनका सम्मान नहीं कर पाऊंगा, मुझसे उम्र में हम दोस्त हैं पर मुझसे उम्र में बड़े हैं 2-4 साल रामलाल जी, अगर मैं उस बड़े के नाते इनका सम्मान नहीं कर पाऊंगा तो कल फिर मैं अपने परिवार के किसी सदस्य का भी नहीं कर पाऊंगा। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, तजर्बा और तरुणाई दोनों चलेंगे। लगता है आपका इशारा अगर वो उस एपिसोड की तरफ था जो दुर्भाग्यपूर्ण, कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद दोनों पैदा हो गए थे। मनभेद भी पैदा हुआ था और मतभेद भी हुआ था, पर वो सब दूरियां मिट गई। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे परिवार में अगर कहीं दिक्कत तकलीफ थी, एक अपने यहाँ कहावत है राजस्थान की, हरियाणा की, जिसके घर में बासण होंगे उसी के खड़केंगे। जिसके घर में कोई होगा ही नहीं कुछ भी, उसके खड़क नहीं सकते। तो मैं मानता हूं हमारे खड़के थे, पर हमने अपना परिवार फिर इकट्ठा कर लिया और उन सब साथियों को जो किसी वजह से नाराज हो गए थे उन्हें भी मौका दिया। तो हमारे नौजवान साथी जो हैं, सचिन भाई, और वो आएंगे, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, हम सब अब इकट्ठे हैं, हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हम सब एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा लाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।